उत्तरकाशी आपदा में 4 दिन में 1126 लोगों को बाहर निकाला गया। शनिवार को कुल 480 लोगों का रेस्क्यू किया गया। 4 दिन में हेलीकॉप्टर ने अलग अलग जगह पर 257 फेरे लगाए और इस ऑपरेशन में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के 8 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक और साथ ही 2 MI हेलीकॉप्टर लगे। वहीं गृह सचिव ने हर दिन हर्षिल और धराली में 2000 लीटर डीजल भेजने को कहा है और गैस सिलेंडर की सप्लाई को भी कहा गया। वहीं चीफ सेक्रेटरी आनंद वर्धन ने भी मीटिंग की है और मीटिंग में प्रमुख सचिव RK सुधांशु, गृह सचिव और दूसरे विभागों के सचिव शामिल हुए। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि रोड कनेक्टिविटी ठीक करना पहली प्राथमिकता है और इसके साथ ही सर्च ऑपरेशन और मुआवजा बांटने और साथ ही पुनर्वास का काम भी होगा। तो हमारी एक ये प्राथमिकताओं में है कि कनेक्टिविटी हम जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर सकें। दूसरी प्राथमिकता हमारी है कि जो कुछ लोग जो मिसिंग हैं उनके सर्च ऑपरेशंस स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे वो मशीन्स भी पहुंच गए हैं। और तीसरा है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उनको कुछ राहत और जो भी उनकी सहायता हो वो की जाए। उत्तरकाशी की आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली हर्षिल घाटी की SDRF के ड्रोन टीम ने ड्रोन से वीडियो बनाई है और ये वीडियो भी जारी की है, जिसमें पूरे क्षेत्र में आपदा की तस्वीर देखी जा सकती है। आपदा के बाद में हर्षिल में बनी झील को देखा जा सकता है कि किस तरह से 2 बादल फटने के बाद में मलबा पत्थर से भागीरथी नदी का रास्ता रोक देते हैं और ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता बलबीर परमार जुड़ गए हैं। बलबीर, एक एक करके कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर आपदा से जुड़ी हुई। अब एक और तस्वीर सामने आई है जो ड्रोन के जरिए ली गई है। फिलहाल क्या अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल, ये जो तस्वीर है ये ड्रोन से ली गई है SDRF ने और उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से झील हर्षिल घाटी में बनी हुई है और इस झील को खाली कराना भी बड़ी चुनौती इसमें रहेगा, क्योंकि भविष्य में यहाँ झील भी किसी खतरे से कम नहीं है। हर्षिल धराली के लिए तो खतरा है ही, पर उसके आगे जो क्षेत्र पड़ते हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। और इसके जो अपडेट है इस समय रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है। मशीनें धराली में पहुंच चुकी है, वहां पे कार्य युद्ध स्तर पे चल रहा है और जो लोग फंसे हुए थे, यात्री थे, उनको 1000 से ज्यादा यात्रियों को पिछले 5 दिन में निकाला गया है। कुछ अब गंगोत्री के जो लोग हैं, जो व्यापारी है, वो भी मांग कर रहे कि हमें भी जल्द से जल्द निचले क्षेत्र में छोड़ा जाए। तो और इसके अलावा जो हाईवे है गंगरानी के पास, जिस तरह से पुल वॉश आउट हो गया था, तो वहां पे वेली ब्रिज का कार्य युद्ध स्तर पे जारी है। उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से अधिकारियों का कहना है कि आज शाम तक वेली ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो मशीनें हैं आगे मूव कर जाएगी, जो वाहन है आगे तक जा सकेंगे, क्योंकि गंगोत्री हाईवे डबरानी के पास भी काफी 2 से 3 जगह वॉश आउट हुआ है हाईवे, तो वहां पे खोलना भी में भी समय लग सकता है। तो हाईवे में 1 हफ्ता का समय भी और लग सकता है खुलने में। तब तक जो रेस्क्यू कार्य है हवाई से अंजाम देने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है और जो संचार सेवाएं बाधित हो गई थी हर्षिल घाटी में, उसको भी बहाल कर दिया गया है। विद्युत आपूर्ति भी की जा चुकी है हर्षिल घाटी में, तो राहत की खबर है। और इस बीच में जो स्थानीय लोग जो बड़ी संख्या में मांग कर रहे हैं कि हमें अपने क्षेत्रों में जाने दिया जाए, हमारे जो लोग मिसिंग है वहां तक हमें पहुंचाया जाए, तो उनको भेजना भी आज भेजा जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार वो मातली में डेरा डाले हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं कि हमें क्यों नहीं ऊपर की तरफ जाने दिया जा रहा है, जिसमें से कुछ लोगों को भेजा भी गया है, पर बड़ी संख्या में वहां पे लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि मिसिंग काफी लोग हैं और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या, किस कंडीशन में है, अपने आप ही जाने की गुहार लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा हेली से और जो लोग ऊपर से नीचे आना चाहते हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा और जो ऊपर जाना चाहते हैं उनको लेके जो अधिकारी है वहां पे मातली में जो मौजूद है वो क्या डिसीजन लेते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है और यानी कि आज और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। फिलहाल लोगों को रेस्क्यू कर निकाला जा रहा है सुरक्षित।
आप नजर बनाए रखिएगा बलवीर। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तरकाशी जिले में आई आपदा के बाद में हर्षिल कस्बा फिर से जगमग हो गया है। मंगलवार को आई आपदा के बाद में शनिवार शाम को पूरा इलाका शाम होते ही रोशन हो उठा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि यूपीसीएल के इंजीनियर्स और साथी टेक्नीशियंस ने प्रतिकूल कंडीशंस में आखिरकार बिजली को सप्लाई सुचारू कर दिया है और धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद में इलाके में मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ साथ बिजली लाइन भी टूट गई थी, जिसे फाइनली रिस्टोर कर लिया गया है। हर्षिल कस्बा बिजली से जगमग हो गया है। उत्तरकाशी की धराली आपदा में धामी सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और लगातार राहत कामों को खुद सीएम धामी देख रहे हैं। धराली आपदा को लेकर सीएम धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। धामी सरकार ने तत्कालिक सहायता राशि की घोषणा की है और पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 5 लाख की तत्काल सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। सचिव राजस्व की अध्यक्षता में टीम बनाई गई जो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ में खड़ी है और हर मुमकिन मदद की जाएगी। और सीएम धामी ने कहा है कि अगले 6 महीने का राशन भी प्रभावितों को सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि पौड़ी के सेंजी और बाकुंडा गांव में भी आपदा आई है और यहां पर भी प्रभावित लोगों को मुआवजा और राशन दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त घरों के लिए भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि जहां भी आपदा आई है सरकार उनके साथ में खड़ी है और उन्हें भी पूरी मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष के लोगों को भी आगे आकर आपदा प्रभावितों की मदद करनी चाहिए। ये समय राजनीति करने का नहीं बल्कि आगे आकर आपदा प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने का है। सभी को चूंकि संपूर्ण प्रकार की जो सहायता होती है वो सहायता उपलब्ध कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। और हम लोगों का वो गांव फिर से आए और उनकी आपदा बहुत बड़ी आपदा है और सभी कुछ चला गया, तबाह हो गया कि जो हमारे प्रतिपक्ष के भी लोग हैं वो भी इस आपदा के समय में सब आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। हम सब लोग मिलकर इस आपदा से इस चुनौती का सामना करेंगे, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति बहुत और समय पर हो सकती है। इस समय नकारात्मकता छोड़ के सकारात्मक रूप से उन लोगों के आंसू पोंछने के लिए सबको आगे आना चाहिए। उत्तरकाशी की धराली में सब कुछ तबाह हो चुका है और अब जमीन के नीचे जो दफन हो चुके हैं उनकी तलाश जारी है। मलबे के नीचे क्या क्या हो सकता है, कितने लोग दबे हो सकते हैं, कितने शव हो सकते हैं, इसकी तलाश अब मशीनों के जरिए हो रही है। इन मशीनों के जरिए मलबे के नीचे 50 फीट तक तलाश की जा सकती है। सैकड़ों टन मलबे में अब तलाश हो रही है उस जिंदगी की जो कहीं ना कहीं किसी भी क्षण पे हो सकता है कहीं मौजूद हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एनडीआरएफ की ये पूरी टीम है जो मशीनों के जरिए ये देख रही कि इस मलबे में क्या कोई जिंदगी या कोई मौत या कोई बॉडी है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ टीम ने ये पूरी अपनी मशीनें यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया। लाइफ डिटेक्टिव मशीनें हैं ये बताया जा रहा है करीब 5 मीटर इस मलबे के नीचे तक ये दिखा सकती है कि इस मलबे में क्या कुछ मलबे के अंदर कोई जान, कोई व्यक्ति की बॉडी है या कोई व्यक्ति यहाँ पे फंसा तो नहीं है। तो ये पूरी मशीनें अब इन घरों के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम घरों के ऊपर यहाँ पहुँच गई और इन घरों के ऊपर क्योंकि घर पूरे मलबे में दबे हैं और कहीं कोई जिंदगी इन घरों के अंदर तो सुरक्षित नहीं है, जिसके लिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह एनडीआरएफ की ये टीम है ये यहाँ पे मशीनें लगा रही है और ये देखना चाह रही है कि क्या पता इन घरों के अंदर कोई जिंदगी तो नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे गांव कभी हुआ करता था। लेकिन आज जब ये खीरगंगा से पूरी आपदा आई और उस आपदा के चपेट में ये पूरा गांव आया है, सैकड़ों टन मलबे के नीचे अभी भी गांव दबा है, कई घर दबे हैं। उन घरों के अंदर अब एनडीआरएफ की ये मशीनें डिटेक्ट करेगी कि क्या कोई उन घरों में
जीवित तो नहीं है। धराली में आपदा के बाद अब मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है। सेना के एक सैटेलाइट सिस्टम में कनेक्टिविटी को तैयार किया गया है, जिससे कि लोग बात भी कर पा रहे हैं और इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 तारीख आई आपदा के बाद जो ये पूरा इलाका है, मुकवा हरसिल के आगे का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी चले गई थी, क्योंकि जो टावर था वो आपदा में बह गए थे, जिसके कारण जो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ फंसे हुए भी लोग थे वो अपनों से बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज आर्मी की टीम ने यहाँ पे एक सिस्टम तैयार किया है और उस सिस्टम के जरिए वो जो यहाँ के लोग हैं या जो फंसे हुए लोग हैं जो अपनों से बात करना चाह रहे हैं, अपनों की कुशल क्षेम पूछना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एक सुविधा शुरू की है। क्या कुछ ये सुविधा है? हमारे साथ आर्मी के अधिकारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम पूरा लिखते हैं? मेजर नयन तपलियाल, शत्रुजीत ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी को यहाँ पर इंडक्ट किया गया चिनूक हेलीकॉप्टर के थ्रू में। हम जब से यहाँ पर आए हमने लोगों को फूड शेल्टर वगैरह प्रोवाइड किया है। जो कैजुअलिटी हम इवैक्यूएट कर पाए थे हमने उनको फर्स्ट एड दी, एंड हमारे जो हॉस्पिटल वाला पोर्शन है शत्रुजीत ब्रिगेड का, उन्होंने उनको फर्स्ट एड देके इवैक्यूएट किया है। इसके बाद रोड और लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से यहाँ कई सारी जगह आप देख सकते हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी हट चुकी है। तो इसके लिए हमने सैटेलाइट टर्मिनल्स का यूज़ किया है। एक वन वेब सैटेलाइट टर्मिनल्स है, तो यहाँ के जो लोग गांव वाले लोकल टूरिस्ट जिनकी अपने घर वगैरह पे बात नहीं हो पाई है, इसके थ्रू हमने उनकी बात कराई है। इसके थ्रू 100 Mbps तक की सबको स्पीड वगैरह मिली है, एंड जो लोग बेचारे अपने घर पे नहीं बात कर पाए तो उन सब ने बात कर ली। बिल्कुल, यानी कि सर अगर हम देखें ये सुविधा आप लोगों ने जो बढ़िया दी है, सर कितना जो लोग यहाँ पे आ पा रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है आपको? अभी जब से हमने सेटअप किया था सबसे पहले हर्षिल में मिडल कैंप में, तो मिडल कैंप के आसपास के जितने लोग थे उनकी सबके घर वगैरह में बात हो गई है, इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कर दिया था उनको। देन इंटरनेट जियो और एयरटेल का वहाँ थोड़ा थोड़ा चलने लग गया था, लेकिन ये धराली वाली साइड जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, तो हमने ये सेकंड टर्मिनल को उठा के हम यहाँ पर लाए हैं। एंड बाकी भी सूर्य कमांड के जो बाकी सिग्नल के डिटैचमेंट्स हैं वो वहाँ पर जो लाइन टूटी हुई है उसका रिपेयर वर्क वगैरह वहाँ चल रही है। एंड वहाँ पर एक फॉर्च्यूनर बेस्ड गाड़ी है लगी है, उसको भी लोग यूज़ कर रहे हैं घर में बात करने के लिए। बिल्कुल, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी ने एक पूरा एक सिनेरियो तैयार कर रखा है कि जो लोग अपनों से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें शुरू में आने लगी थी, क्योंकि जब यहाँ पे क्योंकि ये पूरा एक गंगोत्री धाम का ये पूरा एरिया है, धाम में कई लोग पहुँचते हैं, लेकिन जब धाम में जो लोग पहुँचे थे वो अपनों से बात नहीं कर पा रहे क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी पूरी ठप हो गई थी। उस कनेक्टिविटी ठप होने के बाद जब लोग अपनों से बात नहीं कर पा रहे थे तो काफ़ी, जब हम रास्ते में पैदल कल आ रहे थे तो हमने देखा कि कई लोग अपनों को तलाश करने भी ऊपर आ रहे थे, जबकि यहाँ पे वो कई लोग सुरक्षित थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी ये यहाँ पे जो युवा हैं वो भी अपनों से बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ पे भाई साहब कितना फ़ायदा आप मान के चले, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी। थोड़ा बहुत ये कि मतलब जो हमारे बाहर लोग थे मतलब उनको थोड़ा इतना पता चल गया कि हम लोग सेफ हैं। फिर तो जैसे अब आजकल जो नेटवर्क जो बिल्कुल भी, तो उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग भी इस फ्लड में जो यहाँ आया था जो उसमें चले गए लोग, तो इसलिए अभी हमने बता दिया कि हम लोग सब सेफ हैं, सब सुरक्षित हैं। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हैं क्या? हाँ जी, हम धराली के रहने वाले हैं जहाँ ये आपदा आई थी। जी 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 जी। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा वो मिल गया है कि हमारे अपने जो है जो सोच रहे हैं कि ये सेफ़ नहीं है, जिनको पता नहीं है अभी तक कि ये ठीक है, कि उनको पता चल गया है कि हम ठीक है, तो हम आर्मी वालों को धन्यवाद कहेंगे कि हम सब सेफ हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये धराली के वो लोग हैं, शायद कल भी ये लोग मुझे मिले थे, और ये धराली के ये लोग हैं जो अब जाके अपनों से बात कर पा रहे हैं, अपनों से अपनी कुशल क्षेम की बात कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंतित इनके अपने हैं। वो लोग जो इनके परिजन हैं, परिचित हैं, वो लोग चिंतित हैं कि क्योंकि धराली में सबसे बड़ी आपदा आई थी, काफ़ी लोग मिसिंग की बात भी चल रही थी, लेकिन अब जब वो अपनों से बात कर पा रहे थे उनके चेहरे पे भी खुशी है। ये इंडियन आर्मी ने उनके चेहरों पे ये खुशी लौटाई है। अपने सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 धराली। धराली में आपदा के बाद में मेडिकल फैसिलिटी तुरंत चालू कर दी गई है। सेना की तरफ से लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं भी दी जा रही हैं। आपदा के बाद तुरंत यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के लिए यहाँ पे टीम यहाँ पे पहुँच गई है। आर्मी विंग यहाँ पे पूरा ये फैसिलिटी तैयार दे रही है। यहाँ पे हर प्रकार की इनके पास छोटी मोटी जो दवाएं हैं, और कुछ भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें हायर सेंटर भी यहाँ से भेजा जा रहा है। हमारे साथ आर्मी के ही लोग हैं जिनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या कुछ आप लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हैं, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं लोग उनको? बिल्कुल जी, हम जिस दिन इंसिडेंट हुआ था उसके अगले दिन यहाँ पे हेप्टर में पहुँच गए, क्योंकि रोड कट ऑफ था, तो हेप्टर में आए इधर। तो यहाँ आके तुरंत हमने MAP हम बोलते हैं, जो मेडिकल एड पोस्ट है,
जिसका मतलब जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका बेसिक मेडिकल सपोर्ट देते हैं, उसके अलावा हम इमरजेंसी पेशेंट भी देखने के लिए सारे इक्विपमेंट्स लेके आए हैं, जिसमें इंटुबेशन करने का भी और ऑक्सीजन सपोर्ट भी। तो ये मुकुआ में हमने इसलिए लगाया, जो ये सेंटर लोकेशन है, गंगोत्री से यात्री को लेके आ रहे हैं दराली तक, वो पैदल आ रहे हैं, तो वहां से टायर्ड हो जाते हैं, वहां से अरसिल भेजने तक जिनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए वो हम दे रहे हैं यहाँ से। तो 2-3 से पेशेंट आते रहे, कुछ लोग का इंजेक्शन लगा रहे, कुछ लोग का बेसिक मेडिसिन दे रहे, तो इसी तरह का पेशेंट्स को यहाँ से अरसिल एमआई रूम को भेज रहे हैं। मतलब क्या जैसे कुछ ज्यादा घायल आए क्या यहाँ से उनको हेली से आगे भी आप लोग भी? बिल्कुल, एक हार्ट पेशेंट भी आए जो यहाँ का लोकल सिविलियन है, ड्यू टू रोड कट ऑफ उनको आगे भेजने में मुश्किल है, तो यहाँ पे उस पेशेंट को स्टेबिलाइज करके हर्षिल एमआई रूम में लेके गए, वहाँ पे ईसीजी करवाए, उनका बेसिक मेडिसिन दिलवा के तुरंत हेप्टर में देहरादून भेजे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार की इन्होंने दवाइयाँ यहाँ पे रखी हैं, और आर्मी की ये एमसी विंग है, और ये विंग ने फिलहाल यहाँ पे एक टेम्परेरी एक मेडिकल यहाँ पे पूरी फैसिलिटी दे रखी है, और अगर किसी को ज्यादा दिक्कतें होती तो उन्हें हायर सेंटर भी यहाँ से भेजा जा रहा है। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां पर लैंडस्लाइड की बेहद ही ज्यादा डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें सैकड़ों टन मलबा कुछ ही सेकंड के अंदर रोड पर आ गया। रुद्रप्रयाग में जिला मुख्यालय के ठीक सामने जवाड़ी बाईपास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर डीएफओ ऑफिस के सामने पूरी पहाड़ी ही भरभरा कर नीचे आ गई। तस्वीरें इतनी डरावनी है कि वहां पर मौजूद लोगों में दहशत देखी जा रही है। वीडियो में लोगों की चिल्लाने की आवाज तक सुनाई दे रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस दौरान वहां रोड पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल रोड पर गाड़ियों को रोक दिया गया है और रोड को खोलने का काम चल रहा है। आपदा के समय भले ही आपदा प्रबंधन विभाग बहुत तेजी दिखाए, लेकिन हकीकत कुछ और है। आपदा में हुए नुकसान और भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान को रोकने के लिए जो निर्णय शासन के आपदा प्रबंधन की तरफ से जल्दी लिए जाने चाहिए, असल में उनको लेने में ही कई देरी हो रही है। और आपको बता दें कि कई जगह पर नए खतरे भी पैदा हो रहे हैं। कम से कम कुमाऊं के सबसे बड़े शहर में तो यही देखने को मिल रहा है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हल्द्वानी की ये गौला नदी पिछले साल बरसात में गौला पुल की अप्रोच रोड का एक बड़ा हिस्सा बहा कर ले गई, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अप्रोच रोड को ठीक कराने का काम नहीं हो पाया और इस बरसात में अप्रोच रोड का बचा हुआ हिस्सा भी बह गया है। ऐसे में ये रोड अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है, साथ ही अब खतरा रेलवे पटरी की तरफ बढ़ रहा है। और इस सब के बीच हल्द्वानी, गौलापार, चोरगलिया और सितारगंज आने जाने वाले लोग परेशान हैं। आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है और लोग बाग परेशान हैं और ऐसी ही परेशानी उठानी पड़ी। स्कूल के बच्चों का तो आने जाने में और ज़्यादा परेशानी है। गाड़ी काटदाम से घूम कर आ रही है या फिर नीचे तीन पानी से, और बच्चों का आना जाना भी तीन पानी से हो रहा है। ऑटो वाले भी तीन पानी से जा रहे हैं, 30-40 रुपये किराया हो गया है। काफ़ी परेशानी है, जैसे बच्चों को है, स्कूली बच्चे हैं और महिला हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हम सरकार से चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको बनाया जाए। दरअसल ये रोड हल्द्वानी शहर से गौलापार, चोरगलिया, सितारगंज और नेपाल बॉर्डर को सीधे जोड़ती है, लेकिन इसके बावजूद आपदा प्रबंधन विभाग में बैठे अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी तरफ प्रशासन को भी मौसम के सामान्य होने का इंतजार है। अभी जो है गौला में इतना ज़्यादा पानी है कि अभी बनाने के संबंध में हम जो है कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बनाने की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। जो पानी घटेगा उसको तीव्र किया जाएगा। दरअसल अप्रोच रोड को ठीक करने के लिए बजट देरी से मिला, लिहाजा इस अप्रोच रोड और पुल का काम इस बरसात से महज 1 महीने पहले ही शुरू हुआ और इस देरी का खामियाजा आज हल्द्वानी समेत आसपास के लोग भुगत रहे हैं, जिनका सफर 10 से 20 किलोमीटर तक लंबा हो गया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।
देहरादून के पास में लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक हाथी अचानक से वहां पर आ गया। अकेला ही हाईवे को क्रॉस कर रहा हाथी रास्ते में एक गाड़ी को देखकर इस कदर गुस्साया कि अपनी सूंड से उसे धकेल दिया और इस बीच ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और हाथी चला गया। देहरादून हाईवे के बीच में हाथियों का कॉरिडोर माना जाता है और अक्सर यहां पर हाथी देखे जाते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 4 जिलों में बीजेपी ने प्रत्याशी तय किए हैं और इससे पहले बीजेपी ने 8 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। बीजेपी ने रुद्रप्रयाग में पूनम कठैत को उम्मीदवार बनाया, जबकि टिहरी से सोना सजवाड़ को टिकट दिया गया। चंपावत में आनंद सिंह अधिकारी को अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया गया, तो वहीं पर उधम सिंह नगर में अजय मौर्य को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हल्द्वानी के गोलापार में हुई बच्चे की हत्या पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 10 साल के बच्चे अमित की हत्या यौन शोषण के इरादे से की गई थी और पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले युवक ने मजदूर के बेटे की हत्या की थी। आरोपी पहले बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ घर ले गया और उसके बाद में उसके साथ में यौन शोषण की कोशिश की, लेकिन जब बच्चा नहीं माना तो उसने बच्चे को मार डाला। यही नहीं, बच्चे की हत्या के बाद में उसने उसका सर और हाथ भी काट डाला। इसके बाद में बच्चे का शरीर अपने घर के पीछे खेत में दफना दिया, जबकि बच्चे का हाथ और सिर काटकर गौशाला में छिपा दिया। आरोपी हत्या के बाद से ही पुलिस को लगातार खुद को मानसिक रोगी बताते हुए गुमराह कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने पूछताछ में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हालांकि पुलिस अभी तक वह हथियार बरामद नहीं कर पाई है जिसकी मदद से बच्चे की हत्या की गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।